साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की बायोडायवर्सिटी या राजस्थान की जैव विविधता के बारे में। राजस्थान में नेशनल पार्क, सेंचुरी, रामसर साइट्स और यूनेस्को के प्राकृतिक स्थल किस जगह हैं और उनमें किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है और उस जैव विविधता के संरक्षण के लिए किस प्रकार के प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार के प्रयास इस संबंध में किए गए थे, इन सभी बिंदुओं पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ नेशनल पार्क, सेंचुरी, रामसर साइट, प्राकृतिक जो धरोहर है यूनेस्को की, वो स्थल कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत राजस्थान में चार प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व, तीसरा टाइगर रिजर्व और चौथा सेंचुरी या अभ्यारण्य। ये चारों सम्मिलित रूप से प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क राजस्थान के अंतर्गत बनाते हैं, जो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क की यदि संख्या देखें हम, तो राजस्थान में कुल 3 नेशनल पार्क हैं, जिनका क्षेत्रफल कुल मिलाकर 510 किलोमीटर स्क्वायर है। अब ये कहाँ कहाँ है, इनकी बात करें तो ये रणथंबोर में स्थित है, जो कि सवाई माधोपुर में है। इसी प्रकार केवलादेव, जो कि भरतपुर में स्थित है, और मुकुंदरा हिल्स। तो ये 3 नेशनल पार्क राजस्थान में है। इनमें किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, क्या इसकी प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम अलग से आगे क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंजर्वेशन रिजर्व, जिनकी संख्या राजस्थान में यदि देखी जाए तो वो 16 है। इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है 928.28 किलोमीटर स्क्वायर, और इनका भी वर्णन आगे क्लास में हम अलग से विस्तारित रूप में देखने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे टाइगर रिजर्व की। टाइगर रिजर्व की राजस्थान में संख्या है 4, और क्षेत्रफल जो इनके अंतर्गत आता है वो 1501 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आता है। 4 कहाँ कहाँ है ये? एक रणथंबोर में, एक मुकुंदरा है, मुकुंदरा में, एक सरिस्का और एक रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, नवीनतम टाइगर रिजर्व है, हाल ही में इसकी स्थापना राजस्थान में हुई है। उसके बाद सेंचुरी या अभ्यारण्य की बात करें तो उनकी संख्या राजस्थान में है 27। इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है 9015.78 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी भी विस्तार से चर्चा हम आगे क्लास में करने वाले हैं। तो ये था प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो हम पाएंगे कि सेंचुरी या अभ्यारण्य के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, जबकि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्रफल आता है। क्रम की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हम देख पाएंगे सेंचुरी या अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल आता है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, और तीसरे नंबर पर कंजर्वेशन रिजर्व, और चौथे नंबर पर सबसे कम राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिड़ियाघर या जूज के बारे में। यदि हम बात करें, जो कि इन सीटू एक्स सीटू एक प्रकार का कंजर्वेशन मीडियम है बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए। हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण 2 तरीके से किया जाता है, एक तो इन सीटू और एक एक्स सीटू। एक्स सीटू का तात्पर्य है अपने प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर जीव जंतुओं को क्या करना, जैव विविधता की सुरक्षा करना या उन्हें संरक्षण प्रदान करना, जबकि इन सीटू का तात्पर्य है प्राकृतिक आवास पर ही जैव विविधता का संरक्षण करना। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के ये जो माध्यम हमने देखे, ये इन सीटू प्रकार का संरक्षण माध्यम था, क्योंकि प्राकृतिक स्थल पर ही जीव जंतुओं के संरक्षण या जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा था। जबकि चिड़ियाघर, मृगवन, बायोलॉजिकल पार्क, ये तीनों जो माध्यम हैं वो किस प्रकार के माध्यम हैं? जैव विविधता संरक्षण के एक्स सीटू माध्यम है। तो आइए बात करते हैं चिड़ियाघर या जूज की। जूज की जो कुल संख्या है राजस्थान में वो कितनी है? 5 कहाँ कहाँ है? एक जयपुर में, एक जोधपुर में, एक उदयपुर में, एक कोटा में और बीकानेर में। ये 5 जगह क्या है? जूज या चिड़ियाघर राजस्थान में स्थित है, जहां एक्स सीटू प्रकार का जो बायोडायवर्सिटी संरक्षण है उसका प्रयास इनके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम बात करें मृगवन, जो कि हिरणों की सुरक्षा के लिए है, मृगों की जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। राजस्थान में संख्या है इनकी 7। कहाँ कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। संख्या बताई मैंने 7, लेकिन जिले बताए 5। इसका मतलब किसी एक जिले में एक से अधिक क्या है? मृगवन है। तो जयपुर जिले में 2 मृगवन है और जोधपुर जिले में भी 2 मृगवन है। इस प्रकार से कुल 7 मृगवन राजस्थान में स्थित है। इनकी भी विस्तार से अलग से हम बात करेंगे आने इसी क्लास में आगे।
उसके बाद बायोलॉजिकल पार्क की यदि हम बात करें तो राजस्थान में 3 बायोलॉजिकल पार्क हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिले में। नेक्स्ट हम बात करें रामसर साइट्स की राजस्थान में संख्या की, तो 2 रामसर साइट राजस्थान में है, एक तो सांबर लेक जयपुर और एक केवलादेव जो अभ्यारण्य है वहां भरतपुर में रामसर साइट स्थित है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल का जो दर्जा दिया जाता है वो 2 रूपों में दिया जाता है, एक तो सांस्कृतिक विरासत स्थल और एक प्राकृतिक विरासत स्थल। तो राजस्थान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो प्राकृतिक कैटेगरी में, नेचुरल कैटेगरी में है, वो है केवलादेव भरतपुर में। तो ये थी राजस्थान में कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र। आइए एक एक क्षेत्र को विस्तार से हम बात करते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है और क्या उसकी प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो आइए देखते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3, पहला रणथंबोर। रणथंबोर की यदि हम स्थिति देखें तो रणथंबोर आपको मालूम है कि कौन से जिले में, सवाई माधोपुर। तो यहाँ इस सवाई माधोपुर जिले में रणथंबोर स्थित। केवलादेव की यदि हम बात करें जिले की, तो केवलादेव जो है वो स्थित है भरतपुर में, तो भरतपुर की ये स्थिति। और मुकुंदरा हिल्स की यदि हम बात करें तो उसकी स्थिति है कोटा और चित्तौड़गढ़ में, कोटा और चित्तौड़गढ़ में संयुक्त रूप से। तो हम देखेंगे कि नेशनल पार्क जो स्थित है राजस्थान में, वो मुख्य रूप से राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसमें हमें दिखाई देते हैं, दक्षिण पूर्व भाग में हमें दिखाई देते हैं। और दक्षिण पूर्व में विशेष रूप से इन नेशनल पार्क की उपस्थिति के कारणों के पीछे यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि ये वाला वो एरिया है राजस्थान का जहां पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो जहां वर्षा अधिक होगी वहां नमी भी क्या होती है, अधिक होती है। और ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा और नमी अधिक होती है वहां प्राकृतिक रूप से जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसके पीछे यदि हम कारण देखें तो वो कारण है कि इस इलाके में अधिक मात्रा में वर्षा होना, जिसके कारण यहाँ अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। रणथंबोर की हम बात कर रहे थे, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। केवलादेव जो कि भरतपुर में, और मुकुंदरा हिल्स का जो नेशनल पार्क का जो एरिया है 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो कोटा और एक चित्तौड़गढ़। बात करें कि कब कब इन एरियाज को स्थापित किया था, तो रणथंबोर की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी, लेकिन नेशनल पार्क के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उसे मान्यता 1980 में मिली थी। इसी प्रकार केवलादेव क्षेत्र जो है वो सेंचुरी के रूप में तो 1971 में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन नेशनल पार्क के रूप में उसकी वो मान्यता मिलती है 1981 में। और 1955 में मुकुंदरा हिल्स बना था अभ्यारण्य के रूप में, लेकिन उसको मान्यता मिलती है 2012 में एज नेशनल पार्क। तो ये थे नेशनल पार्क रीजन राजस्थान में, एक सूची हमने देखी। अब एक एक करके इन नेशनल पार्क की हम क्या करेंगे, और ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रणथंबोर नेशनल पार्क की। जैसा मैंने आपको बताया, कहाँ स्थित है ये, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और सवाई माधोपुर जिले में ये 2 पर्वत श्रेणियों के संगम स्थल पर एक प्रकार से स्थित है, एक अरावली और एक विंध्य पहाड़ी। अरावली और विंध्य पहाड़ियों का जहां संगम स्थल होता है, उस संगम पर ये राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर नाम का क्या है, स्थित है। इसकी प्राकृतिक विशेषताएं या भौगोलिक विशेषताओं की यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि इसके उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं में एक नदी बहती है। आइए देखते हैं कौन सी नदी जो है इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में बह रही है। तो देखिए, यदि हम देखें इस डायग्राम को जूम करके, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये है रणथंबोर नेशनल पार्क का एरिया। और इस रणथंबोर नेशनल पार्क के यदि हम उत्तर में देखते हैं, इस प्रकार उत्तर में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यहाँ बनास रिवर जो है वो बहती है। तो इसके उत्तर में तो बनास रिवर बहती है, और साथ ही साथ इसके उत्तर में कैला देवी सेंचुरी जो कि करौली में स्थित एक अभ्यारण्य है वो है। दक्षिण की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसके दक्षिण में सवाई मानसिंह नाम का एक अभ्यारण्य है, साथ ही साथ एक नदी भी बहती है और उस नदी का नाम है चंबल। तो यदि हम प्राकृतिक या भौगोलिक विशेषता देखें तो हम पाते हैं कि रणथंबोर नेशनल पार्क के दक्षिण में तो चंबल नदी बहती है और उत्तर में बनास नदी बहती है। तो हम कह सकते हैं बनास और चंबल के बीच में ये नेशनल पार्क स्थित है। इसके दक्षिण में भी एक अभ्यारण्य है जिसका नाम सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है, और इसके उत्तर में भी एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है कैला देवी सेंचुरी जो कि करौली में स्थित है। अब बात करते हैं इसकी जैव विविधता की। हमने देखा कि
प्राकृतिक रूप से किस प्रकार की स्थिति है। अब इस चूंकि हम इसको जैव विविधता के कारण ही पढ़ रहे हैं, तो जैव विविधता को हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन से प्रकार के जीव जंतु या पादप समूह यहाँ पाया जाता है, जिसके कारण हमने इसको जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध स्थल कहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर नाम का जो प्रसिद्ध किला है और त्रिनेत्र गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी रणथंभौर के ये जो नेशनल पार्क है उसके क्षेत्रफल के अंतर्गत ही स्थित है। अब बात करेंगे जैव विविधता की, तो आइए देखते हैं जैव विविधता के बारे में कि किस किस प्रकार की जैव विविधता जो है वो उपस्थित है इस रणथंभौर नेशनल पार्क रीजन में। रणथंभौर नेशनल पार्क रीजन की यदि जैव विविधता की हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो पतझड़ वन प्रकार के जंगल हैं। पतझड़ वन मतलब जिनके एक विशिष्ट ऋतु में क्या हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, उस प्रकार के वनों को पतझड़ वन कहते हैं। तो यहाँ पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं और उन पतझड़ वनों में पाए जाने वाले वृक्ष या पेड़ों की हम बात करें तो मुख्य रूप से धौंक, बरगद और पाम के जो वृक्ष है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तो बात हुई पादपों संबंधी या पेड़ों संबंधी जैव विविधता की। यदि जीव जंतुओं संबंधी जैव विविधता को हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि मुख्यतः बाघ, सांबर, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, बंदर, भालू और बारहसिंगा नामक जो जीव जंतु है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों की यदि हम बात करें तो यहाँ मोर, हॉर्नबिल, किंगफिशर, कटफोड़ा, बाज, फ्लेमिंगो, आइबिस और प्रवासी पक्षी भी यहाँ कुछ आते हैं। आप इमेज पे देख पाएंगे हॉर्नबिल, किंगफिशर, कटफोड़ा, फ्लेमिंगो और आइबिस, ये सभी पक्षी जो हैं ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं, आवास करते हैं। तो एक बार फिर से जो जैव विविधता है उसको हम देख लेते हैं। वन किस प्रकार के, पतझड़ वन, वृक्ष कौन कौन से, धौंक, बरगद और पाम मुख्य रूप से, जीव जंतु कौन कौन से, बाघ, सांबर, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, ध्यान रखना आपको चित्तीदार हिरण इंपॉर्टेंट है, चित्तीदार हिरण यहाँ पाया जाता है, बंदर, भालू और बारहसिंगा, मोर, हॉर्नबिल विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, हॉर्नबिल यहाँ उपस्थित है, कटफोड़ा, बाज, फ्लेमिंगो, आइबिस और कुछ प्रवासी पक्षी दूसरे देश से भी यहाँ आते हैं। ये थे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात। नेक्स्ट अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ते हैं और वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। पूर्व में ये राष्ट्रीय उद्यान की जगह क्या था, एक अभ्यारण्य था और इसका जो नाम था, पहले यदि हम इसके नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम पूर्व में, आज इसका नाम क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन पूर्व में इसका नाम क्या था, भरतपुर अभ्यारण्य या फिर घना पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता था। अब इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर पक्षियों की विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती होंगी, इसीलिए इसे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। बात करें इसके नामकरण की तो केवलादेव जो नाम इसे प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर स्थित एक शिव मंदिर के कारण हुआ है। केवलादेव नाम का जो क्षेत्र है भरतपुर में, वहां पर एक शिव मंदिर है केवलादेव नाम से, उसी के नाम पर इसका नामकरण केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किया गया। यदि इसके ज्योग्राफी को हम देखते हैं, भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो हम पाएंगे कि दो प्रकार की जो नदियां हैं, जिनके नाम हैं, एक तो हम यहाँ देखते हैं दो नदियां जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। एक तो हम नदी बात करें गंभीर, जैसा आपको दिख पा रहा है गंभीर, एक तो गंभीर नदी और एक बाणगंगा नदी। अब ये गंभीर और बाणगंगा जो नदी हैं ये दोनों नदियां संगम करती हैं मतलब मिलती हैं, लेकिन मिलकर ये एक बांध का निर्माण कर देती हैं, मिलकर एक बांध का निर्माण करती हैं और उस बांध को किस नाम से जाना जाता है, उसे अजान बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अजान बांध के नाम से जाना जाता है। और ये अजान बांध पर ही केवलादेव सेंचुरी या केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। ये बात हुई केवलादेव नेशनल पार्क की। अब केवलादेव नेशनल पार्क की हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इनकी जैव विविधता के बारे में, कौन कौन से जीव जंतु या पादप समूह जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यदि हम बात करें इसकी जैव विविधता की तो हम देखेंगे कि मुख्य रूप से पक्षी जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं और पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो साइबेरियन सारस, एक सफ़ेद सारस और एक लैपविर जिसे सामान्य भाषा में बटेर के नाम से जाना जाता है। ये सभी जो पक्षी हैं ये यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रवासी पक्षी भी शीत ऋतु में, सर्दियों में यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। इसके अलावा ये अजगरों के लिए भी प्रसिद्ध है, अर्थात अजगर भी यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। ये थी जैव विविधता किसकी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। और जैसा हम पहले देख चुके हैं कि
एकमात्र राजस्थान में प्राकृतिक स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा किस रूप में, रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। ये था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मुकुंद्रा हिल्स जो कि टाइगर्स या बाघों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पूर्व नाम की यदि हम बात करें, जैसा हमने देखा था कि केवलादेव का पूर्व नाम क्या था, भरतपुर या घना पक्षी विहार, उसी प्रकार मुकुंद्रा हिल्स का जो पहले नाम था वो क्या था, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाता था। और ये तीन नदियों का जो संगम है वो इसके क्षेत्र के अंतर्गत होता है, एक तो चंबल और एक काली और आहू। ये तीनों नदियां मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के अंतर्गत बहती हैं। 2013 में ये टाइगर रिजर्व भी बन गया, अर्थात टाइगर रिजर्व के रूप में भी कुछ क्षेत्र जो है वो मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान का है। जैव विविधता की यदि हम बात करें तो सबसे फेमस जो जैव विविधता के लिए फेमस है वो है गगारनीती तोतों के लिए। गगारनी जो तोते हैं उनकी मुख्य विशेषता ये है कि ये आवाज की हूबहू नकल करते हैं, मनुष्य की आवाज की हूबहू क्या करते हैं, नकल करते हैं। इसके अलावा जो अन्य जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं उनमें है बाघ, घड़ियाल, सांभर, चीतल, हिरण, जंगली सुअर और धोकड़ा प्रकार के जो वनस्पति या वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। आप इमेज पे देख पा रहे हैं गगारनी तोता और घड़ियालों के लिए क्या है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि नेशनल पार्क भी है वो प्रसिद्ध है। ये बात थी राजस्थान के 3 नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आगे चलते हैं और बात करते हैं राजस्थान के अभ्यारण्य या सेंचुरीज के बारे में। सेंचुरीज की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर 27 सेंचुरी अभ्यारण्य राजस्थान में है। आइए एक लिस्ट देख लेते हैं कि कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है और वहां किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पाई जाती है। पहला जो अभ्यारण्य हम देख रहे हैं वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, नेशनल डेजर्ट पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। और कुछ किताबों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और राष्ट्रीय मरु उद्यान को भी नेशनल पार्क के रूप में दर्शाया गया है। तो नेशनल डेजर्ट पार्क इसका नाम है, ना कि ये एक नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान या नेशनल डेजर्ट पार्क एक नेशनल पार्क नहीं है, इसका नाम केवल क्या है, नेशनल डेजर्ट पार्क है। ये है एक सेंचुरी या अभ्यारण्य। कौन कौन से जिलों में विस्तृत है उसकी बात करें तो ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में क्या है, विस्तृत है। जैव विविधता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक गांव है आकल और उस आकल गांव में वुड फॉसिल्स, कुछ विशेष प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं जिन्हें वुड फॉसिल कहा जाता है। इसके अलावा चिंकारा, गोडावन और चोसिंगा नाम के जीव जंतु जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं जिनके लिए ये फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आता है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में स्थित है और मुख्य रूप से जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। जंगली मुर्गे यहाँ के बहुत ही क्या हैं, प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। उसी प्रकार जैसमंद जो है उदयपुर में स्थित है। काला भालू, जंगली सुअर और चकवा चकवी आपको ध्यान रखना है, चकवा चकवी कहाँ पर, जैसमंद अभ्यारण्य में चकवा चकवी और तेंदुआ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसी प्रकार कुंभलगढ़ जो कि उदयपुर, राजसमंद और पाली डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ एक अभ्यारण्य है, ये प्रसिद्ध है चौसिंगा, तेंदुआ और जंगली सुअर के लिए। नेक्स्ट टोडगढ़ रावली 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, अजमेर और पाली। जंगली मुर्गे, हरे कबूतर और तेंदुओं के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सीता माता अभ्यारण्य, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। उड़न गिलहरी, ध्यान रखना है, उड़न गिलहरी और उड़न छिपकली के लिए मुख्य रूप से क्या है, प्रसिद्ध है और चौसिंगा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट फुलवारी की नाल उदयपुर में फैला हुआ है, तेंदुए और जंगली बिल्ली के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सज्जनगढ़ उदयपुर में ये फैला हुआ है, तेंदुआ और जंगली बिल्ली के लिए क्या है, फेमस है। नेक्स्ट बस्सी जो कि चित्तौड़गढ़ में है, चिंकारा, चीतल और जंगली बिल्ली के लिए क्या है, फेमस है। नेक्स्ट बात करें हम भैंसरोडगढ़ की, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चिंकारा, तेंदुआ, भालू और चौसिंगा के लिए क्या है, अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। कुछ प्रकार के जीव जंतु जो कि पाए जाते हैं इन अभ्यारण्यों में, उसकी इमेज यहाँ आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अगले अभ्यारण्य या सेंचुरी की तरफ हम बढ़े तो वो है दर्रा जो कि कहाँ स्थित है, कोटा और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। जैव विविधता की बात करें तो यहाँ है तेंदुआ, चीतल और सांबर। जवाहर सागर कोटा, बूंदी और चित्तौड़ जिलों में फैला हुआ और किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, तेंदुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी जिले में है, पैंथर और चीतल के लिए क्या है, जैव विविधता के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। शेरगढ़ बारां जिले में है, तेंदुआ, चीतल और चिंकारा के लिए क्या है, फेमस है। उसी प्रकार सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में है, बाघ और तेंदुआ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है।
सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर जिले में ही है, बाघ, तेंदुआ और भालू के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, अपनी जैव विविधता के लिए। राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, घड़ियाल, मगरमच्छ, घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों ही पाए जा रहे हैं। कछुआ, डॉल्फिन और चिंकारा यहाँ पर मुख्य रूप से जैव विविधता के रूप में देखने को मिलती है। कैला देवी करौली और सवाई माधोपुर जिले में फैला हुआ है, केवल करौली में नहीं, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, चीतल और चिंकारा मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट रामसागर धौलपुर जिले में है, भालू और चीतल यहाँ की जैव विविधता है। नेक्स्ट केसर बाग, ये भी धौलपुर जिले में भालू और चीतल पाए जाते हैं। वन विहार धौलपुर जिले में भालू और चीतल जैव विविधता के रूप में यहाँ देखने को मिलते हैं। अगले अभ्यारण्य की बात करें तो वो है बंद बरोठा, भरतपुर में स्थित है। सरिस्का अलवर में है। बाघ, पैंथर, सांबर और चीतल यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट नाहरगढ़ जयपुर में है, तेंदुआ और लकड़बग्गा के लिए फेमस है। जमवारामगढ़ जयपुर में है, तेंदुआ और चीतल यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट ताल छापर चूरू जिले में काले हिरण और कुर्जा पक्षी, ध्यान रखना है, कुर्जा पक्षी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। माचिया साइप्रस रोटेंडस घास और कुर्जा पक्षी और काले हिरणों के लिए मुख्य रूप से ताल छापर जो कि चूरू जिले में स्थित है वो प्रसिद्ध है। ये बात हुई 27 जो अभ्यारण्य हैं, सेंचुरीज हैं, उनके बारे में। अब कुछ तथ्य इन सेंचुरीज के बारे में यदि हम देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम क्रम देखें तो सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है राजस्थान में वो है मरु उद्यान, नेशनल डेजर्ट पार्क, और सबसे छोटा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़ उदयपुर। सबसे ज्यादा यदि अभ्यारण्य या सेंचुरीज की बात करें तो वो कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है। और क्षेत्रफल वाइज बात करें कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सेंचुरीज के अंतर्गत है, तो उसमें पहले नंबर पे है जैसलमेर और दूसरे नंबर पे है बाड़मेर। तो ये थी राजस्थान में सेंचुरीज या अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में टाइगर रिजर्व्स के बारे में और टाइगर कॉरिडोर के बारे में। पहले बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान में टाइगर रिजर्व 4 जगह हैं। पहला रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर जिलों के साथ में करौली, बूंदी और टोंक क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखना आपको, रणथंभौर हमने पहले देखा था, रणथंभौर नेशनल पार्क, वो तो कहां था, केवल सवाई माधोपुर जिले में। लेकिन रणथंभौर टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो वो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ में। लेकिन मुकुंदरा नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो मुकुंदरा नाम का जो नेशनल पार्क था वो केवल 2 जिलों में था, कोटा प्लस चित्तौड़ में फैला हुआ था। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की, तो वो फैला हुआ है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़, यानी कोटा और चित्तौड़ के अलावा बूंदी और झालावाड़ में भी ये फैली हुई है। उसके बाद सरिस्का, अलवर और जयपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद रामगढ़ विस्तारी, अच्छा सरिस्का को हमने अभ्यारण्य के रूप में भी पढ़ा था। अभ्यारण्य के रूप में केवल ये कहाँ स्थित है, सरिस्का अलवर में। लेकिन सरिस्का टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है वो उसका कुछ क्षेत्र जयपुर के अंतर्गत भी आता है। बात करें रामगढ़ विस्तारी की, कोटा और बूंदी में ये फैला हुआ टाइगर रिजर्व है और सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है, अर्थात हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व की श्रेणी में रखा गया है। टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल का यदि हम क्रम देखें तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का, उसके बाद रणथंभौर, देन सरिस्का और सबसे कम मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो आता है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है टाइगर कॉरिडोर। टाइगर रिजर्व हमने देख लिया, नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर क्या होता है, देखिए जब टाइगर या बाघ मूवमेंट करते हैं, ये माना एक टाइगर रिजर्व है, ये दूसरा टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में जब बाघ अपना मूवमेंट करते हैं तो उस पूरे रास्ते को क्या कह दिया जाता है, टाइगर कॉरिडोर कह दिया जाता है। और टाइगर कॉरिडोर में राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी नाम के जो 3 टाइगर रिजर्व हैं, ये तीनों जो टाइगर रिजर्व्स हैं, रणथंभौर, कौन कौन सा, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, इन तीनों में बाघों का एक स्थान से दूसरे स्थान में आवागमन क्या करने के लिए, बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करने के लिए, इस आवागमन को सरल बनाने हुए इन तीनों प्रकार के टाइगर रिजर्व को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसे टाइगर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये बात करी हमने राजस्थान में टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। कंजर्वेशन रिजर्व की यदि हम बात करें तो ये
ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता के लिए संरक्षण का प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों पर कुछ नियम लागू किए जाते हैं। और राजस्थान में इनकी यदि हम सूची देखें तो सबसे पहला नाम है जोड़बीड़ गढ़वाल, जो कि बीकानेर क्षेत्र में है। इसी प्रकार दूसरा है सुंदा माता। देखिए RAS 2021 का जो मुख्य परीक्षा थी, मेंस परीक्षा थी, उसमें राजस्थान में कंजर्व रिजर्व, 5 कंजर्व रिजर्व के नाम जो हैं वो मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। तो आपको इस प्रकार से इनके नाम और जिला ध्यान रखना है। तो कौन कौन से? सुंदा माता जालोर सिरोही में। उसके बाद रनखार चित्तवलाना जो ब्लॉक है जालोर का, यहाँ पर किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए क्या है? फेमस है। जवाई बांध के 2 क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। पहला जवाई बांध तेंदुआ क्षेत्र 1 जो कि पाली जिले में है। इसी प्रकार जवाई बांध तेंदुआ क्षेत्र 2 वो भी पाली जिले के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है गुढ़ा बिश्नोई जोधपुर के अंतर्गत आता है। फिर उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा में है। शाहबाद बारां में। नेक्स्ट हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो वो है बिलासपुर जो कि टोंक जिले में है। इसी प्रकार साकंबरी जो कि सीकर और झुंझुनू जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है बीड़ जो कि झुंझुनू जिले में है। इसी प्रकार बासियाल खेतड़ी भी झुंझुनू जिले में, और बासियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू जिले में। मनसा माता झुंझुनू जिले में। तो हम देखते हैं झुंझुनू जिले में कितने 5 प्रकार के जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। गोगालेव कहाँ है? नागौर में। इसी प्रकार रोटू भी कहाँ है? नागौर में। यदि क्षेत्रफल के क्रम की हम बात करें तो क्षेत्रफल का जो क्रम है उसमें हम देखते हैं कि शाहबाद क्या है? सबसे बड़ा। शाहबाद क्या है? सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, जबकि रोटू जो कि नागौर में स्थित है वो सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व की यदि हम बात करें तो सबसे नवीनतम के रूप में रणखार को मान्यता मिली है जो कि जालोर में स्थित है। देखिए तो कितने हो गए कुल कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में? 16 कुल कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। यहाँ संख्या पिछली स्लाइड में 27 लिखी हुई है जो कि अभ्यारण्य की संख्या है। यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व की कुल संख्या राजस्थान में कितनी है? 16 है। नवीनतम कौन सा है? रणखार जो कि कहाँ है? जालोर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में मृगवनों के बारे में। तो मृगवन राजस्थान में 7 जगह हैं और 5 जिलों के अंतर्गत हैं। कहाँ कहाँ? सबसे पहले अशोक विहार जो कि जयपुर में है। संजय उद्यान जो कि जयपुर में है। इसी प्रकार माचिया सफारी और अमृता देवी कहाँ है? जोधपुर जिले में है। नेक्स्ट सज्जनगढ़ जो है वो कहाँ है? उदयपुर में है। पुष्कर पंचकुंड नाम का जो मृगवन है वो कहाँ है? अजमेर में है। और चित्तौड़गढ़ नाम का मृगवन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये 7 मृगवन हिरणों की सुरक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए राजस्थान में बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन फॉरेस्ट के बारे में। अब अर्बन फॉरेस्ट क्या है? एक नए प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत क्या प्रयास किया जाता है? जो भी शहरी क्षेत्र है उसके आसपास एक प्राकृतिक जंगल नुमा क्षेत्र बना दिया जाए जहां जिससे उसके क्षेत्र के आसपास की जो जैव विविधता है वो संरक्षित रह सके। यानी शहर के पास आसपास जंगल जैसा, इस प्रकार आपको दिख रहा है ये शहर के पास यदि जंगल जैसा क्षेत्र बना दिया जाए तो उसे क्या कह देते हैं? अर्बन फॉरेस्ट कह देते हैं। और राजस्थान में ये मुहाना, जयपुर, रतनगढ़, चूरू और अजमेर में बनाए गए हैं। ये था अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए कुछ अन्य प्रयासों के बारे में। तो कुछ प्रयास हम देख चुके हैं कि राजस्थान में कुछ राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, बायोलॉजिकल रिजर्व, मृगवन आदि सब क्या करे गए हैं? बनाए गए हैं। इसी प्रकार राजस्थान में एक प्रोजेक्ट जैव विविधता के संरक्षण के लिए जापान के सहयोग से चल रहा है जिसका नाम है राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट। जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास के रूप में कुछ नियम भी राजस्थान में बनाए गए हैं जिन्हें राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 के नाम से जाना जाता है, जो कि बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 को राजस्थान में लागू करने के संदर्भ में बनाए गए हैं। इनके क्या प्रावधान है आगे हम क्लास में देखेंगे। इसी प्रकार राजस्थान में वन नीति बनाई गई है। राजस्थान में प्रतीकों के रूप में कुछ पशुओं को लिया गया है। कुछ संस्थानिक प्रयास किए गए हैं और ऐतिहासिक, ऐसा नहीं कि वर्तमान में ही राजस्थान में जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास हुए, इतिहास में भी कुछ प्रयास हुए हैं, उनको भी हम क्लास के अंत में देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी को विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 में, जो कि अमली जामा पहनाने के लिए किसको? जो बायोडायवर्सिटी एक्ट केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था 2002 में, उसको राजस्थान में लागू करने के लिए बायोडायवर्सिटी नियम 2010 बनाए गए। और इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य में एक जैव विविधता बोर्ड का, राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड का क्या किया गया? गठन किया गया। और ये बोर्ड क्या करता है? बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को क्या देगा? सलाह देगा। और दूसरे विभागों को क्या देगा? बायोडायवर्सिटी की संरक्षण के लिए उनको टेक्निकल असिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन दूसरे विभागों में करेगा ताकि राजस्थान में जैव विविधता संरक्षित रह सके।
साथ ही साथ जैव संसाधनों का यदि उपयोग करना है किसी कंपनी को, किसी प्रोजेक्ट को, तो उसकी अनुमति भी बायोडायवर्सिटी बोर्ड से लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार जैव विविधता के क्षेत्र में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ कैंपेन भी राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये थे राजस्थान के जैव विविधता नियम 2010 में बनाए गए। अब देखते हैं राजस्थान की वन नीति जो कि 2021 में बनाई गई है। और वन नीति के तहत प्रयास ये किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वनों का क्षेत्रफल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, अधिक से अधिक क्षेत्र में जो है वो वन लगाए जाएं, जिससे वन, वन्यजीव और जैव विविधता का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। कोई भी व्यक्ति अवैध खनन करता है, कोई भी कंपनी अवैध खनन करती है जिसके कारण वनों की कटाई होती है, उसकी यदि कोई सूचना कोई व्यक्ति देता है तो उस सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। चूंकि प्राकृतिक जो स्थल हैं और मनुष्य के जो आवास है वो निकट आते जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो कई बार मानव और जानवरों में संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। उसको रोकने का प्रयास इसकी वन नीति के अंतर्गत किया गया है। और जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, इसका मूल उद्देश्य क्या है, वन क्षेत्र को बढ़ाना। और विशेषतः वन क्षेत्र को कहाँ बढ़ाया जाएगा, शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो वन क्षेत्रों को विशेष रूप से कहाँ बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बढ़ाना। और शहरी क्षेत्रों के 6% भाग पर, लगभग 6% भाग पर वनों की उपस्थिति हो, ऐसा इस वन नीति का क्या है, उद्देश्य है। साथ ही साथ ये वन नीति कहती है कि जो विदेशी प्रजातियों के पादप स्थानीय स्तर पर लाए जाते हैं उनकी संख्या कम करना, क्योंकि वो स्थानीय प्रजाति को क्या हो सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। तो विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित करना और स्वदेशी जो प्रजाति है पादपों की उसको विकसित करना, उसके वनों को विकसित करना। साथ ही साथ वन क्षेत्र में व्यावसायिक जो गतिविधि होती हैं उनकी अनुमति पर क्या करना, नियंत्रण करना। विशेष परिस्थितियों में ही उनको अनुमति देना, बाकी सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी वन क्षेत्र में ना हो, इस प्रकार का प्रयास इसमें किया गया है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति वन क्षेत्र में खनन करता है उसको इस शर्त पे अनुमति दी जाएगी कि वो अधिक से अधिक वृक्ष उस वन क्षेत्र में लगाएगा। यदि वन क्षेत्र में माइनिंग की आवश्यकता होती है तो इसी शर्त पर अनुमति दी जाएगी। ये थी राजस्थान की वन नीति। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कुछ पशु पक्षी और पादपों को क्या दिया गया है, स्पेसिफिक प्रतीक दिया गया है ताकि प्रतीकात्मक रूप में उनके महत्व को बताया जा सके और उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है गोडावन को। ठीक है, ऊंट को राजस्थान राज्य के पालतू पशु का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार चिंकारा को राजस्थान में राज्य जंगली पशु का दर्जा दिया गया है। खेजड़ी को राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा राजस्थान के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप में भी जैव विविधता संरक्षण का प्रयास राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जैव विविधता से जुड़े हुए कुछ संस्थानों के बारे में जो कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में कार्य करते हैं। उन संस्थानों में एक है डेजर्ट फॉरेस्ट सेंटर जो कि जोधपुर में स्थित है। इसी प्रकार फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर जयपुर में स्थित है। राजस्थान फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर अलवर में है, ध्यान रखना। डेजर्ट फॉरेस्ट सेंटर जोधपुर में, फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर जयपुर में, जबकि राजस्थान फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, अलवर में। और फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जयपुर और उदयपुर जिलों में स्थित है। ये सभी के सभी संस्थान जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। अब राजस्थान में जैसा मैंने आपको बताया न केवल वर्तमान में अपितु ऐतिहासिक रूप से भी कई बार क्या हुए हैं, जैव विविधता संरक्षण के प्रयास हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्न हालांकि परीक्षा में नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी कभी पूछ लिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक रूप से एक तो जोधपुर में वन संरक्षण योजना बनाई गई थी आजादी से पूर्व। इसी प्रकार मारवाड़ शिकार अधिनियम 1921 में मारवाड़ जो क्षेत्र था आजादी से पहले राजस्थान का, वहां बनाया गया था। इसी प्रकार जयपुर शिकार अधिनियम 1931 में और अलवर शिकार अधिनियम 1935 में बनाया गया था। ये थे कुछ ऐतिहासिक प्रयास जो राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए थे। तो ऐतिहासिक प्रयासों से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार के प्रयास राजस्थान में जैव विविधता के संरक्षण के लिए हो रहे हैं, उन सबको हमने सूचीबद्ध किया आज की क्लास में। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।